Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analysis our unit 9 Justice in a Global Context or some important issues related to the climate change and the environment. So let's start with introduction part, means what do you mean by justice in the global context. So in the Western tradition, justice can be found in the form of natural law, which is a system of right or justice common to the all human being. मीन्स अगर हम जस्टिस का मतलब देखें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो इंटरनेशनल अगर उसका व्यू हमें निकालना हो तो हम पाएंगे कि जस्टिस रिलेट है सम हाउ विद द नेचुरल लॉ. इसका मतलब सिंपल क्या हुआ, नेचुरल लॉ ये कहता है दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ इक्वल, सभी लोग इक्वल हैं, और जब सभी लोग इक्वल हैं तो उनको हर तरीके से इक्वली ट्रीट किया जाए और उनको जस्टिस मिले. सो एक ये सिंपल सा मतलब हुआ कि जस्टिस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट सम हाउ दिस जस्टिस इज रिलेटेड टू द ट्रेडिशन ऑफ नेचुरल लॉ. According to the Western, or we can say according to the W. Friedman, the history of natural law is a tale of the search of mankind for absolute justice and its failure. रेफरेंस के रूप में अगर आपको लिखना हो तो आप लिखेंगे कि जो फ्राइडमैन थे उन्होंने भी ये बोला कि नेचुरल लॉ की जो हिस्ट्री है ना, उसी को ही हमें साथ में लेके चलना होगा, तभी हम उसको जस्टिस को समझ पाएंगे. तो पूरा इसमें जस्टिस इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अगर हमें समझना है तो इट्स वेरी सिंपल दैट उन्होंने जस्टिस को रिलेट किया है नेचुरल लॉ से. और फ्राइडमैन ने कहा है कि अगर आपको जस्टिस का कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है तो आपको नेचुरल जो लॉ हैं उनकी हिस्ट्री को फाइंड आउट करना होगा, मीन्स हाउ द नेचुरल लॉ केम इनटू फोर्स. सो जैसे जैसे नेचुरल लॉ अपने समय के साथ एग्जिस्टेंस में आए, उसी तरीके से एब्सोल्यूट जो जस्टिस है वो भी साथ साथ फिर आगे बढ़ता रहा. एंड द इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ वसुधैव कुटुंबकम मीन्स द एंटायर वर्ल्ड इज़ वन फैमिली रिफ्लेक्ट द आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस एंड द कोऑपरेशन. एंड इंडियन फिलॉसफी हैव ऑल्सो फोकस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ द जस्टिस. तो वेस्ट का मैंने आपको बताया, उसके बाद इंडियन जो फिलॉसफी है वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबल जस्टिस को पॉइंट आउट करने में. मीन्स जो इंडियन फिलॉसफी है, स्पेशली जो हमारी एंशिएंट फिलॉसफी है वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब है द एंटायर वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली. तो वो पूरा वन अर्थ और वन फैमिली की बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम में. तो वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है द आइडिया ऑफ द ग्लोबल जस्टिस एंड द कोऑपरेशन. नेक्स्ट वी कैन से द क्लासिक रियलिस्टिक थिंकर लाइक कौटिल्य and Thomas Hobbes and Machiavelli, they pointed out that individuals are selfish by the nature and state must control of all the powers. So to ensure the national security, state must ensure high level of the security and they favor the strong central government. तो देखो यहाँ पे थर्ड व्यू है. मैंने सबसे पहले आपको ग्लोबल वेस्टर्न जो ट्रेडिशंस है उसका व्यू बताया नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड, और नेचुरल जो लॉ है उससे उसको एसोसिएट किया. फिर इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वसुधैव कुटुंबकम का वो बताया. थर्ड है कि जो क्लासिकल रियलिस्टिक थिंकर हैं जिसमें कौटिल्य है, थॉमस हॉब्स है, मैकियावेली है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर हैं जिनको हम रियलिस्टिक थिंकर बोलते हैं. जब भी ये वर्ड आपको सुनाई देना रियलिस्टिक, सो इट मीन्स दैट ये जो सारे लोग हैं ये क्या करते हैं, स्टेट को सबसे सुप्रीम अथॉरिटी मानते हैं और ये कहते हैं कि नहीं, हमें ह्यूमन राइट्स, हमें जस्टिस, इन सब इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचना चाहिए. वी शुड फोकस ऑन द स्टेट एंड स्टेट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द मेकिंग ऑफ लॉ, और स्टेट जो भी हमें प्रोवाइड कर रहा है वही इन के अकॉर्डिंग जस्टिस है. ठीक है, तो ये हमने उसके 3 अलग अलग व्यू हमारे यहाँ पे समझे. नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल एंड ग्लोबल जस्टिस. So justice in international relations is conceptually moving
away from the state centric form to the individual centric form of justice. अगर हमें इंटरनेशनल और वी कैन से ग्लोबल जस्टिस को अगर कंपेयर कराना हो तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि जस्टिस जैसे जैसे हम अभी आज के टाइम पे ले लो, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। अभी क्या है, जस्टिस जो है ना वो सिर्फ एक आपको पर्टिकुलर किसी एरिया में आप रहते हैं, आपके साथ वहाँ पे गलत होता है सही होता है, सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरी दुनिया में उसको लेके आवाज़ उठती है। तो सिंपल से हम बात करें दैट अभी स्टेट सेंट्रिक फॉर्म ऑफ जस्टिस शिफ्ट होके इंडिविजुअल फॉर्म ऑफ जस्टिस में चीज़ें बदल गई हैं। इसमें आपको लिखना हो तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द यूक्रेन वर्सेस रशियन वॉर। तो यूक्रेन में जो पीपल हैं, ठीक है, अगर मान लो वो अब अफेक्ट हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे युद्ध बंद होना चाहिए, इंडिया का भी यही स्टैंड है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे ग्लोबल जस्टिस का मतलब भी यही है कि वैसे तो वो यूक्रेन के लोगों की समस्या होनी चाहिए, वो रशियन के लोगों की समस्या होनी चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया युद्ध को क्यों रोकना चाहती है? बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द जस्टिस इज़ नाउ अवे फ्रॉम द स्टेट सेंट्रिक एंड टुवर्ड्स द इंडिविजुअल सेंट्रिक। ठीक है ना, तो ये हुआ। नेक्स्ट है ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल जस्टिस। वी कैन से द वॉर एंड द पॉवर्टी एंड वेरियस अदर सिचुएशंस in which human beings should be addressed to ensure that individuals have better chance to attain their development. So at the global level the agencies of United Nations works to ensure human security along with the state government in the form of the welfare schemes, or we can say by measuring the individual's welfare. तो ये जो टर्म है ये ह्यूमन सिक्योरिटी को रिलेट करता है ग्लोबल जस्टिस से। ये जस्ट एक कंपैरिजन बता रहा है कि जैसे इंटरनेशनल एंड ग्लोबल जस्टिस के बीच क्या रिलेशन है ना। दूसरा अभी ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल जस्टिस के बीच क्या रिलेशन है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी में क्या आएगा, इट्स वेरी सिंपल, जैसे वॉर है, ठीक है, और गरीबी है, भुखमरी है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन के मतलब ह्यूमन की इनसिक्योरिटी के रूप में है ना, क्योंकि वॉर होगा तो भी ह्यूमन की सिक्योरिटी को चैलेंजेस मिलेगा, पॉवर्टी आएगी और प्रॉब्लम्स होंगी तो वो भी ह्यूमन सिक्योरिटी के अगेंस्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। सो इन सब को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है और सभी लोगों को हमें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। सिक्योरिटी का मतलब भी क्या होता है, सुरक्षा। तो चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, चाहे वो शांति से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके बेटरमेंट से रिलेटेड हो। सो ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल जस्टिस को इस रूप में आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट है अप्रोचेज टू ग्लोबल जस्टिस। सो वी कैन से देयर आर 3 मेन अप्रोचेज टू द ग्लोबल जस्टिस। द फर्स्ट वन इज द कॉस्मोपॉलिटन व्यू and the second is the communitarian view and with the third is the realistic view. So let's discuss one by one. So global justice को लेके 3 अलग अलग व्यू हैं, 3 अलग अलग अप्रोच हैं, 3 अलग अलग थ्योरी हैं। आप इसको किसी भी वे में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट जो अप्रोच है, फर्स्ट जो थ्योरी है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन व्यू। इसमें क्या होता है, दिस पर्टिकुलर व्यू of the global justice is influenced by the Immanuel Kant. He makes the moral argument that human beings should be seen as the basic unit and who have equal claim to the decent life. So the issue of the culture, nationality, sex, race should not be a hindrance in achievement of these objects. So cosmopolitan's views also argues that there is an urgent need to reform global institutions like the WTO, World Bank and International Monetary Fund to make them in accordance with the principle of global justice. It's very simple. Cosmopolitan view ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट दिया था इमैनुअल कांत ने। ये बहुत ही बड़े फिलोसफर हुए हैं, जर्मन फिलोसफर। उन्होंने मोरालिटी के ऊपर बात की। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो है उन सभी को कुछ बेसिक यूनिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करनी ही चाहिए स्टेट को। जैसे बेसिक यूनिट मीन्स फूड, एजुकेशन,
हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, जॉब्स, ये सारी चीज़ें। और उन्होंने बोला कि जो कल्चर, नेशनैलिटी, सेक्स, रेस, ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे मान लो मेल और फीमेल के बीच भेदभाव अगर है, या फिर नेशनैलिटी किसी को सुप्रीम किसी को कम माना जाता है, कल्चर किसी को सुप्रीम किसी को कम, तो ये सब नहीं होना चाहिए। इन सिंपल वे उन्होंने बोला है द इश्यूज ऑफ कल्चर, नेशनैलिटी, सेक्स एंड रेस शुड नॉट बी ए हिंड्रेंस। वो रुकावट नहीं होना चाहिए, सभी को इक्वली ट्रीट करे स्टेट, और सभी को कुछ बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन उन्होंने बोला द इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UN ऑर्गेनाइजेशन, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो इकोनॉमी से रिलेटेड पूरे मैटर्स को देखते हैं, उन्होंने कहा कि इन सब को भी ग्लोबल जो जस्टिस है उसको प्रमोट करना होगा, है ना। सो मॉरलिटी के ऊपर इसका पूरा फोकस है, और ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट वन इज़ द और वी कैन से इसी में ही अगर कमेंटेरियन व्यू में ही हमें एक का और डालना हो तो हम कह सकते हैं दैट जॉन रोल्स इन हिज थ्योरी द लॉ ऑफ peoples also address some of the issue to the global justice. In his 8 principles, he seeks respect for human rights and duties. And Thomas Poggi also argues that there is a huge gap between the global poor and the rich. So this order is sustained through the collaboration between the powerful government in the north and some business house and developing world with the global interest. So he pointed out that alternative global economic order should be the beneficial for the poor as well. यहाँ पे इमैनुअल कांत के अलावा उसी में कॉस्मोपॉलिटन व्यू में 2 थिंकर आप और ध्यान रखें। जॉन रोल्स, उन्होंने एक अपनी बुक लिखी द लॉ ऑफ पीपल, उसमें उन्होंने कहा कि ग्लोबल जस्टिस को अगर हमें बचाना है, अगर हमें उसको आगे लेके जाना है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पे ध्यान देना होगा। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने प्रिंसिपल्स बताया ह्यूमन राइट एंड द ड्यूटी ऑफ अदर पीपल, कि ह्यूमन राइट मीन्स ह्यूमन होने के नाते हर किसी को इंडिविजुअल कुछ राइट मिले, तो वो हो सबसे पहले ह्यूमन राइट को हमें बढ़ावा देना होगा। एंड द सेकंड वन इज़ द, क्या बोला उन्होंने, दैट ड्यूटीज़, कि हर एक पर्सन की ड्यूटी भी बनती है कि स्टेट के लिए, अपने फेलो जो पर्सनस हैं उनके लिए भी वो काम करे। तो ये जॉन रोल्स के पॉइंट लिख दें। और थॉमस पोजी जो है उन्होंने बोला है कि अगर हमें ग्लोबल जस्टिस को प्रमोट करना है तो रिच और पुअर मीन्स जो वेस्टर्न कंट्रियाँ हैं, स्पेशली वो नॉर्थ और साउथ ये टर्म बोलते हैं। नॉर्थ हमेशा उन कंट्रीज़ के लिए बोला जाता है जो डेवलप कंट्री हैं, ज़्यादातर यूरोप कंट्रियों के लिए वर्ड यूज़ होता है। साउथ उन कंट्रियों को बोला जाता है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको। तो इन्होंने बोला कि ग्लोबल नॉर्थ और साउथ के बीच जो ये डिवीज़न है ना, इसको रिमूव करना होगा, तभी हम ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से पूरी दुनिया में लागू करवा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको फ्रेंड्स ध्यान रखने हैं। कमेंटेरियंस व्यू क्या होता है, तो इसमें हैगल सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। उन्होंने बोला है दैट इम्पोर्टेंस टू द स्टेट इज़ कैरिंग फॉर एंड फोस्टरिंग द इंडिविजुअल, allowing his or her full development as a citizen. So instead of the global outlook, commentarians give importance to the territory. David Miller also said that the idea of justice flows from the specific culture context. Friends ध्यान रखना, कमेंटेरियन कभी भी आपको दिखाई देना तो उसमें हैगल और डेविड मिलर, ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग का ध्यान रखें। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि नहीं, ग्लोबल जस्टिस नाम जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली बात तो कि पीपल जो सिटीजन है, मान लो कोई पर्टिकुलर टेरिटरी है, पर्टिकुलर एक एरिया है, तो उसमें लोगों को जिस हिसाब से जो मिलनी चीज़ें मिलनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल कि यूरोपियन सोसाइटी बिल्कुल ओपन सोसाइटी है, तो वहाँ पे उनके लिए जस्टिस का मतलब अलग होगा। बट द पीपल हु लिव इन द ईरान, इराक और वी कैन से सऊदी अरेबिया, जो मुस्लिम वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं, उनके लिए वो कल्चर पार्ट अलग हो जाता है, तो उनके लिए वो उस हिसाब से वहाँ पे चीज़ें नहीं होंगी जस्टिस के, मतलब इन द सेंस सिंपल वे में आपको ये समझना है दैट वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज़ पे भी अप्लाई हो। सो यहाँ पे आइडिया ऑफ जस्टिस को उन्होंने स्पेसिफिक कल्चर कॉन्टेक्स्ट में देखा है डेविड मिलर ने, और हैगल ने यही बोला है कि नहीं, आप
इंडिविजुअल के ऊपर, इंडिविजुअल को अलाउ करिए ताकि वो अपना डेवलपमेंट करा सके, यही सही मायने में जस्टिस है। और ग्लोबल जस्टिस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू द कॉमेंटेरियंस। लास्ट वन इज द रियलिज्म। जो व्यू है, अप्रोच है, वो क्या कहती है, दैट स्टेट इज द हाईएस्ट अथॉरिटी एंड रियलिस्टिक वुड आर्ग्यूज दैट स्टेट आर द constantly preparing for war and international system, and war is more common than the peace in the international relation. So the state security is important for the realistic, and issues like poverty will not be the much importance. रियलिस्टिक जो थिंकर होते हैं वो हमेशा स्टेट को सबसे ऊपर रखते हैं, और वो कहते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम हुआ, जस्टिस जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टेट हमेशा वॉर में रेडी, मतलब स्टेट को हमेशा वॉर के लिए रेडी रहना होगा, उसको इकोनॉमी और मिलिट्री रूप में पावरफुल होना होगा। और यहाँ पे स्टेट का काम ये नहीं है कि पॉवर्टी को रिमूव करे या फिर जो हर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को देखे, नहीं, स्टेट का काम है अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी रक्षा करना। ये है रियलिज्म या रियलिस्टिक थिंकर के अकॉर्डिंग व्यू। सो रियलिस्टिक, कॉमेंटेरियन एंड उससे पहले जो मैंने आपको बताया था दैट द कॉस्मोपॉलिटन व्यू, ये सारे आपको अप्रोचेस ध्यान रखने हैं। और नेक्स्ट इज द रीजन फॉर ग्लोबल जस्टिस। सो फर्स्ट वन इज द ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक इनजस्टिस। तो थॉमस पेग हैं, उन्होंने ये बोला है दैट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ हार्म द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, और मैनी पीपल स्पेशली द गैप बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ इज वाइडन। सो गिवन दिस view, there are demand that there should be the redistribution of the wealth at the global level from the developed to the less developed country. तो क्यों ग्लोबल जस्टिस की डिमांड उठी है, तो उसका सबसे पहला कारण है फ्रेंड्स इकोनॉमिकल इनजस्टिस। कि पूरी दुनिया में थॉमस पेज ने यही कहा है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर बढ़ा तो उससे जो डेवलप नेशन है, रिच पीपल्स है, रिच कंट्री, उनको तो बहुत फ़ायदा हुआ, बट पुअर जो पीपल हैं, जो साउथ कंट्रीज़, जो मैंने बोला आपको डेवलपिंग कंट्रीज़ और पुअर कंट्रीज़ को बोला जाता है, वो सब पिछड़ते चले गए, है ना। और जो नॉर्थ कंट्रियां हैं, जिसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी कहते हैं, नॉर्थ ब्लॉक भी कहते हैं, नॉर्दर्न कंट्रीज़ भी कहते हैं, सारे एक ही नाम है। ये वो कंट्री हैं जो पावरफुल और रिच कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रियों को इसमें हम शामिल करते हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ के बीच गैप देखने को मिला, उससे पॉवर्टी बढ़ी दुनिया में, और पीपल जो हैं वो भी गैप एक वाइडन होता चला गया। सो इकोनॉमिकल जो वेल्थ का जो हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तभी इकोनॉमिक जस्टिस होगा, है ना। तो सिंपल से हम बात करें ग्लोबल जस्टिस के रूप में, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इनजस्टिस बहुत ज़्यादा है, सो वी नीड द ग्लोबल जस्टिस। सो ये इस तरीके से आपको पॉइंट समझना है। नेक्स्ट, द राइज ऑफ द ह्यूमन राइट। दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि क्यों हमें ग्लोबल जस्टिस की डिमांड महसूस हुई, कि ह्यूमन राइट का जो कॉन्सेप्ट है, आपने देखा होगा, वो डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है ना। And human rights have become the main topic of the global social justice. Same, Thomas Paige says that the current international institution order fails to provide right and freedom in the real sense. So over the year, feminists also show a lot of interest in the human right, and they are trying to transition from the concept and practice of the human right to take a better account of the woman's life. हम बात करें कि अभी प्रिजनर के राइट भी ले लो, सेम देखो, अभी राइट टू क्लीन एयर, राइट टू फूड, राइट टू गेट बेटर एजुकेशन, मतलब हमारे जो राइट का दायरा है ना वो बढ़ा है ना। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें कि जब से ये ह्यूमन राइट कॉन्सेप्ट आए हैं ना, उसके बाद से तो और ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे जो जस्टिस की जो डिमांड है वो बढ़ी है। और यहाँ पे हमें फिर फेमिनिस्ट का व्यू भी आप ध्यान रखें कि फेमिनिस्ट अलग से अपनी डिमांड करते हैं कि हमें वुमेन को इक्वल ट्रीट किया जाए हर जगह पे, क्योंकि आपको भी पता है समाज में शायद वुमेन को जो मिलना चाहिए था स्थान वो नहीं मिला है। सो जब मीन्स राइज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट जो हुआ है, उसी के कारण जो जस्टिस, ग्लोबल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी फिर अराइज हुआ है। नेक्स्ट वन इज़ द इश्यूज़ ऑफ इमिग्रेशन। आपने देखा होगा जैसे वॉर होता है तो मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर एंड कॉन्फ्लिक्ट अराउंड द वर्ल्ड एंड डिस्पैरिटीज़ इन लिविंग स्टैंडर्ड्स आर द टू मेन इश्यूज़। आपको पता है, या तो लड़ाई के दौरान, अभी जैसे यूक्रेन से लोग पूरा शिफ्ट हो रहे हैं जो
इमिग्रेशन हो रहा है। इसके अलावा कई बार लोग बेहतर लाइफस्टाइल, बेहतर वर्क प्लेस, बेहतर कंडीशन के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। और एक रिपोर्ट है अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट के अराउंड 258 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स जो हैं वो 2017 में पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे माइग्रेट हुए पीपल। सो जैसे जैसे ये इमिग्रेशन का कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है तो उसके बाद भी वी नीड द ग्लोबल जस्टिस जो कॉन्सेप्ट है उसकी हमें महसूस होती है वर्ल्ड लेवल पे। The next region is the climate change and the environmental hazards. So climate change is one of the biggest threat that poses a serious question in the survival of human being. The rise of temperature around the world due to increase in greenhouse emission, which leads to the number of problems. So जैसे जैसे global ये इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम्स आई हैं, अभी देखो सी लेवल राइज हो गया है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन है, फूड इनसिक्योरिटी, कभी कहीं पे फूड अच्छा मात्रा में है, कहीं पे फूड की क्राइसिस हैं, लोगों का जीवन स्तर ख़राब है, कहीं पे ठंड बहुत ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी, लॉट ऑफ आपको पता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो उसके कारण भी क्या हुआ है, वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबल जस्टिस। तो ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए फ्रेंड्स, ये थे कि क्यों हमें रीजन्स फॉर द ग्लोबल जस्टिस की ग्लोबल जस्टिस की डिमांड क्यों हुई हमें। तो इकोनॉमिकल इनजस्टिस देखा, राइज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इशू ऑफ इमिग्रेशन, क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये सारे चीज़ें हैं। आगे है देर सॉरी नेक्स्ट है कि देर आर 3 प्रिंसिपल्स दैट आर जनरली डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो 3 जनरल प्रिंसिपल्स अक्सर पूरी दुनिया में ये उठते हैं कि 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हमें फॉलो करने चाहिए। ठीक है, किससे रिलेटेड, ये जो अभी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही बताया है ना मैंने कि क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, तो उसी ही में है ये सब टॉपिक कि 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स की बात उठती है। जैसे पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स, ये क्या होता है, द प्रिंसिपल्स फेवर दैट द कंट्रीज विच हैव पॉल्यूटेड मोर शुड पे टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। जो ज़्यादा पे करेगा, या सिंपल है, जो ज़्यादा पोल्यूशन करेगा वो उतना ही ज़्यादा पे करेगा। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल्स मीन जैसे एक इंडस्ट्री है जो कार्बन इमिशन करती है, जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, तो वो उतना ज़्यादा पे करेगा, वो पोल्यूटर पे प्रिंसिपल्स है। नेक्स्ट है बेनिफिशरी पे प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है, इट आर्ग्यू दैट द बेनिफिशरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड पे फॉर द कॉस्ट दैट आर इम्पोज टू द इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, सम कंट्रीज इम्पोज ग्रीन टैक्स टू द चार्ज बाय द कंज्यूमर ओवर द यूज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। तो बेनिफिशरी पे प्रिंसिपल्स ये कहता है कि आप अगर जो खरीदते हो, जैसे कंपनी ने तो बनाया, लेकिन अगर आप खरीद रहे हो और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के कारण कार्बन इमिशन बहुत ज़्यादा हुई है, तो आपको कार्बन टैक्स के रूप में देना पड़ेगा कंपनी को। नो डाउट वो डायरेक्ट वो स्टेट ही के पास जाएगा, बट सिंपल सी बात है, यहाँ पे बेनिफिशरी पे प्रिंसिपल्स में जो गुड्स को ले रहा है ना, उसको पे करना होगा, ये है। थर्ड प्रिंसिपल्स इज द एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल्स। इसका मतलब है दैट द एबिलिटी टू द कंज्यूमर टू पे शुड बी द क्राइटेरिया टू डिसाइड हु पेज। मतलब सिंपल से हम बात करें कि वेल्दियस जो लोग हैं, रिच वर्ग है, जिसके पास कैपेबिलिटी है, जिसके पास पैसा है, वो उसके पास क्षमता है, तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज लें, इससे रिलेटेड। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है इन्वायरमेंटल से रिलेटेड। तो वापस से हम चलते हैं इश्यूज़ जो हमने देखा था फ्रेंड्स की वाई वी नीड द ग्लोबल जस्टिस, जो रीजन हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें जो नेक्स्ट रीजन है वो है इशू ऑफ द हेल्थ एंड द ग्लोबल इनइक्वालिटीज़। सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है अभी ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें, स्पेशली मेल एंड फीमेल के रूप में देखो इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा है ना। जैसे ओनर किलिंग भी होती है, इन्फेंटिसाइड, इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वुमेन को फेस करनी पड़ती हैं। तो एक ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है। दूसरी तरफ इशू ऑफ हेल्थ, आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत हैं, फिर जैसे कैंसर, एड्स और अदर टाइप्स ऑफ जो बीमारियां पूरी दुनिया में वो फैल रही हैं। एंड सेम डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास तो अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बट पुअर कंट्रियों के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं। सो द इशूज़ ऑफ हेल्थ एंड द जेंडर इक्वालिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट रीजन फॉर द डिमांड ऑफ द ग्लोबल जस्टिस।
तो ये सारे आपको पॉइंट्स फ्रेंड्स लिखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट में आप वैसे एक लिमिटेशन लिख देंगे कि ग्लोबल जस्टिस को लेके कुछ जो थिंकर है वो कुछ पॉइंट आउट कहते हैं दैट ग्लोबल जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसमें कमियां हैं, क्योंकि ह्यूमन सिक्योरिटीज़ इश्यूज हैं जैसे हेल्थ, क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन राइट, तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट वो सब देखे। और दूसरा वो बोलते हैं कि लैक ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन मीन्स पूरी दुनिया में जो इंस्टीट्यूशन है जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, UN ऑर्गेनाइजेशन, ये सब मिल के काम नहीं कर रहे हैं, उनके खुद के अंदर कमियां हैं। तो इसीलिए ग्लोबल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज नहीं हो रहा है। और दूसरा एक हमने देखा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ग्लोबल जस्टिस जो है वो इसलिए भी दुनिया में, पूरी दुनिया में वो ग्रो इस उतने अच्छे से नहीं कर रहा है क्योंकि कई लोग उसको वेस्टर्न आइडिया मानते हैं। वो जो मैंने आपको बताया था कल्चरल वाला पार्ट, कि वेस्टर्न का कल्चर अलग है, वहाँ पे फ्रीडम जस्टिस का मतलब बिल्कुल अलग है, और वो ज़रूरी नहीं है वो अरब वर्ल्ड में या अलग किसी देशों में भी वही कल्चर हो। ये कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं सिंपल सी हम बात करें कि गवर्नमेंट अलग अलग राज्यों में, जैसे कहीं पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, चाइना में वन पार्टी रूल है, नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, म्यांमार में आर्मी रूल है, तो मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की स्टेट अथॉरिटीज़ हैं। तो इसीलिए भी वो, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर लोकतंत्र होगा, ह्यूमन राइट के इशू होंगे, तभी तो आप ग्लोबल जस्टिस को प्रमोट करोगे। अब अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल हैं, तो ग्लोबल जस्टिस जैसा कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में उस हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये कमी है। तो लिमिटेशन का मतलब ये होता है कमियाँ। दूसरा मैंने बोला कि जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और एक कुछ लोग कहते हैं कि वेस्टर्न आइडिया है, इसीलिए ये पूरी दुनिया पे थोपा जा रहा है और हम इसको नहीं मानते, इस तरीके की कुछ लिमिटेशंस है। ये इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। और अगर आपको नोट्स चाहिए फ्रेंड्स, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड टू द पॉइंट, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे ओनली 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। थैंक यू सो मच, एंड खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें, पेरेंट्स की और लड़कियों की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।